करता है, ठीक है। उसमें जो भी टर्म्स यूज हुई थी आज हम उनको ब्रीफली समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अटैकिंग रिएजेंट्स की। अटैकिंग रिएजेंट्स, तो अटैकिंग रिएजेंट मैंने आपको कल भी बात बताई थी कि अटैकिंग रिएजेंट क्या क्या हो सकता है मेरे पास। या अटैकिंग रिएजेंट मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इसको क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रो, जो इलेक्ट्रो वर्ड है इसमें, इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग, सो इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है जी। ये बात आपको पहले ध्यान होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है ना, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है, वो बिहेव कर सकता है लुईस एसिड्स की तरह। इसकी तरह बिहेव करता है जी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बिहेव एज ए लुईस एसिड। अब लुईस एसिड की क्या डेफिनेशन होती है, द स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई भी ऐसी केमिकल स्पीशीज जो किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है उसको मैं क्या बोलता हूं, लुईस एसिड बोलता हूं। तो जो लुईस एसिड होते हैं वो भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि लुईस एसिड में भी क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। क्या होता है जी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। अब इनके एग्जांपल जैसे F3, AlCl3, ठीक है जी, ZnCl2, FeCl3, एटसेट्रा, ये सारे के सारे लुईस एसिड हैं। और ये सारे के सारे लुईस एसिड जो हैं वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा या वो न्यूट्रल होगा, ठीक है जी। इलेक्ट्रोफाइल इज आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल, समझ गए। तो जो मैंने यहाँ पर जितने भी लुईस एसिड लिखे आपके सामने, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल्स हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? यस सर। यस और नो? ओके। और जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं जैसे Cl पॉजिटिव या NO2 पॉजिटिव, तो ये भी जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। या तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा जी, या इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्या आपको ये इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड जो भी मैंने बताया वो क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। में आप और एग्जांपल भी लिख सकते हो, जैसे NH4 पॉजिटिव, है ना, SO3 भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर देता है, CO2 भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर देता है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स लिख लेना, याद कर लेना, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है जी। इसकी बात करेंगे अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स की। जैसा कि नाम बोल रहा है, न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। अब अगर ये न्यूक्लियस लविंग है, ये खुद क्या होती हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक
ठीक है जी। अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करती हैं? न्यूक्लियोफाइल विल बिहेव एज ए लुईस बेस। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह बिहेव करता है? लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल इज आइदर नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। ये नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है या ये न्यूट्रल होगा। ठीक है जी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे OH नेगेटिव, CN नेगेटिव। ठीक है जी, ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल है। NH2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, एटसेट्रा। ठीक है। अब जितने भी आपके लुईस बेस होते हैं वो सारे के सारे जो है वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ठीक है जी, अमीन हो गई, ये सारे के सारे जो हैं, या अल्कोहल हो गया, जहां पर भी आपको लोन पेयर दिखाई दे। लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अल्कोहल में भी होता है, ईथर में भी होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास? न्यूक्लियोफाइल्स। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और नो? यस सर। ओके, तो ये है हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, दो तरह के अटैकिंग रिएजेंट आपको बताएं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो लुईस एसिड होते हैं वो किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, या जो लुईस बेस होते हैं वो किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, जब मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कराया था तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी। जो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है? द सेंट्रल मेटल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विल बिहेव एज लुईस एसिड यस सर। because the central metal atom can accept a pair of electron from the ligand। तो जो ligand है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? that will behave as Lewis base। क्यों? क्योंकि वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। ठीक है जी, ओके। आपको ये बात क्लियर हो गई? यस Yes. सर। एक MB फाइल्स भी होते हैं, वो भी आपको थोड़े से बता देता हूँ, मे बी आपने सुने हो या नहीं सुने हो। MB फाइल्स, देखो जो MB फाइल्स होते हैं वो ऐसी स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकती है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकती है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लिया कि मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ये इस तरीके से, ठीक है, या दूसरा ग्रुप ये है मेरे पास नाइट्राइल। प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखना जी। अब देखो, अगर इस कार्बन की बात करता हूं और ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ऑक्सीजन अपनी तरफ को खींचेगा, जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दैट ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर होगा ये कि नाइट्रोजन जो होगी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ को खींचेगी, जिस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहाँ पर भी ऐसी ही बात है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ऐसी स्पीशीज को बोलता हूं MB फाइल, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी होता है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी होता है। ठीक है जी बात। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कल जब मैंने आपको बॉन्ड फिजन बताया था तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो बॉन्ड फिजन होता है किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का वो दो तरीके से हो सकता है।
आइदर सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली। सिमेट्रिकल फिजन को मैं क्या बोलता था, होमोलिटिक फिजन बोलता था, ठीक है, जिसमें किसकी फॉर्मेशन होती थी, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती थी। और हेट्रोलिटिक फिजन में जो है वो आपको कार्बोकेटाइन और कार्बे एनायन की फॉर्मेशन देखने को मिलती थी, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज को मैं क्या बोलता था, इंटरमीडिएट, है ना। दीज आर शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज और हाईली एक्टिव स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। तो कौन कौन से इंटरमीडिएट हम ज्यादा स्टडी करेंगे, फ्री रेडिकल, दूसरा है इसमें कार्बोकेटाइन, और तीसरा है कार्बे एनायन, ठीक है जी। फ्री रेडिकल मतलब कार्बन के ऊपर इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन बियरिंग द पॉजिटिव चार्ज, कार्बे एनायन मतलब कार्बन बियरिंग द नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आई, यस और नो। Yes. अब देखो जो फ्री रेडिकल हैं, वो कल भी मैंने आपको बात बताई थी, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ होमोलाइसिस। और मान लिया कि मेरे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है जी, मान लिया ए और बी एटम के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है। अब उस कोवेलेंट बॉन्ड पे मैंने सनलाइट डाली, है ना, जब भी मैंने सनलाइट डाली तो होमोलिटिक फिजन हुआ उस कोवेलेंट बॉन्ड का और रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ये बात कल भी बता दी थी, दिस आर द प्रोडक्ट ऑफ होमोलाइसिस, है ना। अब फ्री रेडिकल में क्या होता है, इट कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दीज आर हाईली रिएक्टिव। और जो फ्री रेडिकल में कार्बन होता है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है जी। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब प्लेनर होता है। क्या आपको फ्री रेडिकल से रिलेटेड सारी बातें समझ आई। फ्री रेडिकल कैसे बनता है, फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड फ्रॉम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। Free radical contains odd number of electrons. These are highly reactive. These are planar in nature because in free radical the hybridization of carbon is sp2, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है जी। तो सबसे स्टेबल जो रेडिकल होता है वो कौन सा होता है, ट्राइफिनाइल रेडिकल। देखो जी, एक फिनाइल जोड़ा, दूसरा फिनाइल जोड़ा, तीसरा फिनाइल भी जोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को बोलता हूं मैं ट्राई फिनाइल रेडिकल, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ट्राई फिनाइल के बाद आ जाएगा बाई फिनाइल रेडिकल, ठीक है जी। बाई फिनाइल के बाद आ जाएगा फिनाइल रेडिकल ओनली, ठीक है। उसके बाद आएगा एलाइल फ्री रेडिकल, एलाइल फ्री रेडिकल, दिस इज एलाइल फ्री रेडिकल। उसके बाद टर्शरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, फिर प्राइमरी, और लास्ट में आएगा आपके पास विनाइल रेडिकल। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहले आया ट्राइफिनाइल, फिर डाइफिनाइल, फिर फिनाइल, फिर एलाइल, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और लास्ट में आया विनाइल फ्री रेडिकल। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं। यस और नो। Yes, sir. ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो ऑर्डर स्टेबिलिटी का फ्री रेडिकल में चलता है वो ही सेम ऑर्डर कार्बोकैटायन में भी चलता है। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि जहां पर रेडिकल है वहां पर
केटायन आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इंटरमीडिएट के बारे में हम स्टडी करेंगे विच इज कार्बोकेटायन। ठीक है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन कैसे बनता है, कौन से फिजन से बनता है जी बताओ? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रोलाइटिक फिजन से बनता है। ठीक है, अब यहां पर जो कार्बोकेटायन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसी चीज के ऊपर कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब कार्बोकेटायन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बोकेटायन कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, बता सकता है कोई? 6। बिल्कुल सही बात है जी, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है जी, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बना के भी बता देता हूं। ये जैसे एक कार्बोकेटायन है, ठीक है जी, ये इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं जहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है। ये कौन से ऑर्बिटल हैं? एम्प्टी ऑर्बिटल हैं। अब देखो इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए ये कार्बन जो कार्बोकेटायन में है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और कार्बोकेटायन क्या होता है? प्लेनर होता है। sp2 है तो कैसा होगा? प्लेनर। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आए जी? देखो जिसको समझ नहीं आया वो यहाँ पे देखेगा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आए। देखो 3 सिग्मा बॉन्ड बने जी, देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आपके पास 3 सिग्मा है। देखो 1 2 3 4 5 6, इसीलिए ये लिखा 6 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? यस और नो? कार्बोकेटाइन के बारे में सारी बातें समझ गए? यस और नो? जल्दी बताओ जी। यस ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम रहेगा किसकी तरह? फ्री रेडिकल की तरह। ठीक है, तो फटाफट से लिखते हैं। देखो यहाँ पे आ गया कार्बन, यहाँ पे एक फिनाइल रिंग, यहाँ पर दूसरी फिनाइल रिंग, यहाँ पर तीसरी फिनाइल रिंग, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। दिस इज ट्राई फिनाइल कार्बोकेटायन। ट्राई फिनाइल के बाद कौन सा आएगा जी? जल्दी बताओ। बाईफिनाइल। बाईफिनाइल कार्बोकेटायन के बाद फिनाइल कार्बोकेटायन। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हुई? Yes, sir. देखो इसमें सबसे पहले आया आपके पास ट्राईफिनाइल कार्बोकेटायन, फिर आया आपके पास बाईफिनाइल कार्बोकेटायन। बाईफिनाइल से जो पहले आता है वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन आता है। इस चीज को प्लीज अच्छे से लिख लो, ये उसके बाद आएगा, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, इसके बाद जो आएगा अब पहले, वो आएगा 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री वाला मतलब ये CH3 CH3 CH3। उसके बाद आएगा आपका कौन सा? फिनाइल वाला। ठीक है, आफ्टर दैट 2 डिग्री, आफ्टर दैट एलाइल, फिर आएगा 1 डिग्री, फिर आएगा फिनाइल कार्बोकेटायन। फिनाइल कार्बोकेटायन बहुत कम स्टेबल होता है, ये ध्यान रखना इस बात का। और लास्ट में आएगा ये विनाइल। तो ये मैंने पूरा ऑर्डर लिख दिया। ठीक है जी, सबसे पहले कौन सा आया? ट्राई फिनाइल कार्बोकेटाइन। ट्राई फिनाइल कार्बोकेटाइन के बाद आया बाई फिनाइल कार्बोकेटाइन। बाई फिनाइल के बाद आया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री के बाद आया फिनाइल कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री आया, फिर एलाइल कार्बोकेटाइन आया, फिर 1 डिग्री आया, फिर फिनाइल कार्बोकेटाइन आया, और लास्ट में विनाइल कार्बोकेटाइन। क्या आपको ये बात समझ में आई? सर, ये ऑर्डर का सीक्वेंस ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा या इसका कुछ रीजन है?
मैम देखो रीजन भी मैं बता सकता हूँ, बट फिलहाल अगर आप लर्न करो तो ज्यादा बेटर है। देखो मैं रीजन बताता हूँ, रीजन भी बता देता हूँ जी। अब देखो, जो ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन है, देखो मैं रीजन आपको बता दूंगा, हर चीज का रीजन बता दूंगा, बट टाइम बहुत चला जाएगा। पर चलो आपने पूछा है तो फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हाइपर सबसे कंजुगेशन ज्यादा, आई थिंक। हाँ हाँ, हाइपर कंजुगेशन भी चलेगी जी। और यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ये देखो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो ये आया है इस तरीके से, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो 3 रिंग्स में डिस्पर्स होगा, बिखरेगा ये चार्ज। ठीक है। अब देखो इसके 9 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो जरा, एक बना के बता देता हूं। होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। ठीक है। अब इस कार्बन के बॉन्ड पूरे हो जाएंगे तो देखो ये इस तरीके से बन जाएगा जी, डबल बॉन्ड कार्बन। एक रिंग यहां जुड़ी है, एक रिंग इस साइड को जुड़ी है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, और ये इस तरीके से हो गया। ठीक है। अगली बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। ठीक है। फिर पॉजिटिव चार्ज अगले अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, मैं देखो पर्टिकुलरली यही बनाता हूं, यहाँ पे पीएच पीएच लिख देता हूँ समझाने के लिए। अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। तो देखना जी नेक्स्ट सिनेरियो, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये दूसरा रेजोनेटिंग बन गया। तीसरे में क्या होगा, तीसरे में होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो जो इसके बाद का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखो सी पी एच डबल बॉन्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए थे, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, और एट लास्ट होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ चले जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज वापस से कार्बन पे आ जाएगा। तो बोलने का मतलब है कि एक फिनाइल रिंग में जो पॉजिटिव चार्ज है वो 3 बार डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है। कितनी बार डिस्पर्स हो रहा है एक रिंग में? 3 बार। 3 बार ही दूसरी रिंग में होगा, ऐसे 3 बार ही तीसरी रिंग में होगा। तो इसीलिए ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज हो रहा है, और डीलोकेलाइजेशन की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। क्या आपको बात समझ में आई? तो यहां पर 9 जगह ये चार्ज घूमेगा, यहां पर 6 जगह चार्ज घूमेगा क्योंकि 2 ही रिंग्स है, और यहां पर क्योंकि देखो अल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, अल्काइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और आपको पता है कि कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर 3 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, 3 3 मिथाइल लगे हैं, इसीलिए फिर टर्शरी आया, फिर ये आया, इस क्योंकि इसके पास केवल और केवल 3 ही जगह चार्ज डिस्पर्स हो सकता है। फिर सेकेंडरी आएगा। एलाइल भी स्टेबल होता है, एलाइल भी रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, मतलब रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलती है। फिर 1 डिग्री आया, फिनाइल लीस्ट स्टेबल होता है। अब बोलो जी, अब भी कुछ डाउट है? नहीं सर, क्लियर है। ओके। फ्री रेड जैसा देखो, जैसा मैंने आपको इसमें बताया ना, वैसा ही फ्री रेडिकल का भी केस है सेम। फ्री रेडी जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, उसमें रेडिकल घूमेगा। ठीक है। तो इसमें 9 जगह रेडिकल घूम सकता है, एक रिंग में रेडिकल 3 बार घूम सकता है, इसमें भी 3 बार घूमेगा, इसमें भी 3 बार घूमेगा, इसमें 3 बार, इसमें 3 बार, इसमें केवल और केवल 3 बार। समझ गए जी? यस सर। ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो इंटरमीडिएट है, लास्ट इंटरमीडिएट जो हमें बचता है, दैट इज कार्बे एनाइन। पर मैं देखो आपको एक चीज स्ट्रिक्ट वे में बताना चाहता हूं कि मैं तो आपको सब कुछ करवा रहा हूं, ठीक है, बट अगर आप कोई रेफरेंस बुक उठाएंगे या कोई भी आपने जैसे अपनी प्रेपरेशन के लिए कोई बुक ली होगी, ठीक है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको ना ये फिनाइल फिनूल का कुछ नहीं बताते ज्यादा केस, उसमें 3 to 1 बताते हैं इसका। ठीक है।
कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। उसमें वो चाहे वो हाइपर कंजुगेशन से बता दें उसको कि कितने अल्फा एच हैं, जितने ज्यादा अल्फा एच होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। मैंने आपको कंप्लीट बता दिया ये, है ना। ओके, अब बात करते हैं कार्बन आयन की। कार्बन आयन का मतलब कार्बन बियरिंग द नेगेटिव चार्ज। कार्बन बियरिंग द नेगेटिव चार्ज, ऐसी स्पीशीज को मैं बोलता हूं कार्बन आयन। अब कल मैंने आपको बॉन्ड फ्यूजन बताया था, ठीक है। तो कार्बन आयन भी कैसे फॉर्म हुआ था? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से ही, ठीक है। अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, तब जाके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। अब देखो कार्बन आयन होता कैसे है। अमोनिया की तरह होता है कार्बन आयन, पिरामिडल टाइप में। किसकी तरह होता है जी? इस तरीके से होता है कार्बन आयन। ये एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा और एक लोन पेयर। तो जो कार्बन आयन होता है उसमें कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है विद 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट बात क्या है इसमें, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो फ्री रेडिकल की और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमने देखी, उससे रिवर्स ऑर्डर आता है यहां पे, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। इसमें बोल रहा हूं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। यहां पर ये चीज भी ध्यान रखना कि ये जो मैंने ट्राई फिनाइल बताया, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज ज्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पे रिंग में कौन सा चार्ज घूमेगा? कौन बताएगा मुझे? बताओ जी। Negative charge. यहाँ पे रिंग में नेगेटिव चार्ज घूमेगा, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव आएगा, है ना। तो देखो, सबसे पहले आ गया मेरे पास ट्राई फिनाइल कार्बन आयन, फिर डाई फिनाइल कार्बन आयन, फिर फिनाइल कार्बन आयन, फिर उसके बाद आएगा आपके पास एलाइल कार्बन आयन। ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ले लेता है हर जगह, ठीक है। फिर CH3 नेगेटिव, फिर मिथाइल कार्बन आयन, उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये ऑर्डर इसमें याद रखना। क्या ये ऑर्डर आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. देखो, ट्राइफिनाइल सबसे पहले आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें 9 जगह चार्ज जो है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पर एक रिंग में 3 बार चार्ज सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कार्बन एनायन में चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो एक रिंग में अगर 3 बार डिस्पर्स हो रहा है, तो 3 रिंग में वो कितनी बार डिस्पर्स होगा? 9 बार। तो उस वजह से ट्राइफिनाइल कार्बन आयन या ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन कैटायन की कैटेगरी में और अनायन की कैटेगरी में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है जी बात। ओके, देखो, अगर ये टॉपिक क्लियर है तो यस बोलो जल्दी से, या कुछ डाउट है इसमें तो पूछो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। Clear है sir. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है जी। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। अब देखो, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में मेनली हमारे पास 4 इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट। पहला इंडक्टिव इफेक्ट होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। थर्ड इज रेजोनेंस
रेजोनेंस को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मीजोमेरिक इफेक्ट। और लास्ट आ गया जो आप बोल रहे थे जी, हाइपर कंजुगेशन। ओके, अब इसमें से जो तीन इफेक्ट हैं वो तो परमानेंट इफेक्ट है। कैसे इफेक्ट है? परमानेंट। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब परमानेंट और टेम्परेरी का मतलब क्या है? परमानेंट का मतलब ये है कि जब इंडक्टिव इफेक्ट किसी मॉलिक्यूल के ऊपर ऑपरेट होता है तो वो परमानेंटली ऑपरेट होता है। और टेम्परेरी इफेक्ट का क्या मतलब हुआ? टेम्परेरी इफेक्ट का ये मतलब हुआ कि अगर मैं कोई अटैकिंग रिएजेंट ला रहा हूं बाहर से, तब वो इफेक्ट विजिबल होगा। अगर अटैकिंग रिएजेंट को वापस ले जाता हूं तो वो इफेक्ट विजिबल नहीं होगा। ठीक है जी। अब प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, है ना। तो सबसे पहले है इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो, इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, एक प्लस आई और एक माइनस आई। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको दोनों केस एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है जी, मान लिया कि मेरे पास कोई कार्बन चेन है इस तरीके से। अब इस कार्बन चेन के साथ मैं कोई भी एक्स ग्रुप लगा देता हूं। ये एक्स ग्रुप क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको लिस्ट में बता दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है जी। सो इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है, अब आपको पता है कि यहां पर अगर मैं देखूंगा तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर है। ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर है। ये और ये बॉन्ड नॉन पोलर है ना दोनों? यस और नो? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड नॉन पोलर ही होगा। पर यहां पर जो एक बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन के बीच में, या कार्बन और किसी एक्स ग्रुप के बीच में, जो एक्स ग्रुप कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ग्रुप क्या करेगा? वो इस बॉन्ड के जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी तरफ को खींचेगा। अपनी तरफ को खींचने का मतलब ये हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड की अपनी तरफ को खींची, जिस वजह से उस ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस तरफ से खींची उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये कार्बन नॉर्मल नहीं रहा। दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहां से डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन को, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपनसेट करने के लिए नेक्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। नेक्स्ट के ऊपर डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर वो नेक्स्ट से खींचेगा, उसके ऊपर ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, 3-4 कार्बन तक ये इफेक्ट ऑपरेट होगा, फिर ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है। सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट इज अ permanent effect, and in inductive effect there is displacement of sigma electron from the carbon chain when a group that is more electronegative than carbon is attached with the carbon chain. ठीक है, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जा रही है जब मैंने कार्बन चेन के साथ कोई ऐसा ग्रुप इंड्यूस कर दिया है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, अगर कोई ग्रुप कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ को खींच रहा है तो ऐसे ग्रुप को बोलूंगा मैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कैसा ग्रुप बोलूंगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उस ग्रुप को कैसा ग्रुप बोलता हूं? दैट इज माइनस आई ग्रुप। तो वो माइनस आई इफेक्ट हो गया। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट का मतलब कि चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ को खींची, और प्लस आई का मतलब चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी। अब देखो दूसरा केस क्या है। दूसरा केस ये है कि अगर मैं कार्बन चेन के साथ
कोई ऐसा ग्रुप लगा देता हूं, मान लिया मैंने Z ग्रुप को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में कम है, तो अब इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन। अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन ने खींचे तो कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, फिर इसके ऊपर नेगेटिव आया, इससे नेक्स्ट खींचेगा, फिर इससे नेक्स्ट खींचेगा। इस तरीके से 3-4 कार्बन तक ऑपरेट होगा। तो ये Z ग्रुप कैसा हुआ? इस Z ग्रुप ने चेन को इलेक्ट्रॉन दिए, है ना, और इस X ग्रुप ने चेन से इलेक्ट्रॉन लिए। तो Z ग्रुप कैसा ग्रुप हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को कैसा ग्रुप बोलता हूं जी? प्लस I ग्रुप। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, प्लस I का मतलब हुआ चेन को इलेक्ट्रॉन देना, माइनस I का मतलब हुआ कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना। क्या आपको ये बात समझ में आई है या नहीं? ओके। अब माइनस I ग्रुप कौन कौन से होते हैं? यहां पर ये जो ZX लिखा हुआ है, ये X कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं माइनस I ग्रुप? तो वो आप याद रखेंगे, NO2 साइनाइड, ठीक है जी, CHO, COOH, फिर आ गया फ्लोरो, फिर आ जाएगा क्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आइडो, फिर OH, फिर OR, फिर NH2। मतलब ये मैंने ऑर्डर के हिसाब से लिखे, ठीक है। अगर कल को आपको क्वेश्चन आता है कि इन ग्रुप्स में से माइनस I स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो आप लगा सकते हैं ना ऑर्डर। NO2 की माइनस I की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। माइनस I का मतलब कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की एबिलिटी। समझ गए जी? यस और नो? यस सर। अब प्लस I ग्रुप क्या होते हैं? जो कार्बन चेन के साथ जब जोड़ूंगा तो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, तो इनको बोलता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इनको बोलता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें कौन से ग्रुप आएंगे? एल्काइल ग्रुप आएंगे। ठीक है, तो पहला ग्रुप आ गया इसमें ये टर्ट ब्यूटाइल जिसको आप बोलते हो। ठीक है, जब इस ग्रुप को कार्बन चेन से जोड़ूंगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कार्बन चेन में देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपके पास आइसोप्रोपाइल। ठीक है जी, फिर आ गया इथाइल, और लास्ट में आ गया मिथाइल। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं, उनके बारे में आप याद रखना। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या आपको क्लियर हुआ? जल्दी से रिप्लाई करो जी। अगर इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछो अभी के अभी। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ओके, ठीक है जी, तो यहां तक करो, बाकी इफेक्ट्स आपको कल करवाता हूं। और प्लस जो इन इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, देखो मैंने आपको वो असाइनमेंट भेजी है, उसको हर क्लास के बाद रिव्यू किया करो, उससे 1-2 क्वेश्चन आपके होते रहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कल इसकी एप्लीकेशन भी बताऊंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट से मैं इसका यूज क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो मैं कल आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा, और बाकी जो इफेक्ट है वो भी हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो सिंपली अभी आप इंडक्टिव इफेक्ट में ये समझो कि जो कार्बन चेन होती है उसके साथ में 2 तरह के ग्रुप लगा सकता हूं। एक ग्रुप ऐसा होगा जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जो खींचने वाला ग्रुप होगा उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलूंगा, या उसको माइनस I ग्रुप बोलूंगा। तो ऐसे ग्रुप कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट मैंने लिख दी है। दूसरे ग्रुप हो गए जब कार्बन चेन के साथ उनको जोड़ूंगा तो वो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देंगे। वो ग्रुप कौन से हैं वो भी मैंने लिस्ट यहाँ पे लिख दी है, तो ये आप याद कर लें। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।